हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करी थी कि कैसे जो पावर होती है, अल्टीमेट पावर पीपल के पास होती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लोगों के पास होता है और उस पावर को यूज़ करके वो लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। वो हमने पढ़ लिया था। जो डेमोक्रेसी का एक अच्छा प्रिंसिपल है, एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए और वो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के कोर वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अब हमारा क्या है, वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल इन डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए जरा कि क्यों जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो लोगों के पास ही रहना चाहिए। क्यों लोगों के पास वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रहना चाहिए, किसी और के पास क्यों नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करा था तभी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी मतलब दो शब्दों में था। डेमोस डेमोस मतलब होता है कि लोगों के द्वारा जो सिस्टम चुना गया हो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ओके, तो अब जब लोगों के द्वारा ही चुना गया सिस्टम को ही डेमोक्रेसी कहते हैं, तो फिर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर वो लोगों के पास ही तो रहेगी। और जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो लोगों के पास रहती है, तब जो गवर्नमेंट बनती है वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो हैं, आपके ऊपर कोई, जैसे हम लोग इंडियंस, हमारे ऊपर कोई फ्रांस का शासक आकर बैठ जाए, हमारे लिए वो नियम बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, कुछ लॉज बनाए, हाँ, आर्टिकल्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स इंसर्ट करें, तो क्या हम उसकी बात को मानेंगे? अगर वो बहुत अच्छी चीज़ भी कर रहा है तो क्या हम उसकी बात को एकदम अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कहीं हमारे गलत तो नहीं सोचेगा। लेकिन जब वो अपनी ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेजेंगे किसी लेजिस्लेचर में, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो फिर उसके ऊपर हमें विश्वास रहेगा कि जो करेगा ये हमारे लिए करेगा, हमारे अच्छे के लिए करेगा। और अगर ये नहीं भी करेगा तो हमारे पास राइट है इसको हटाने की। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अगले इलेक्शन में इसको वोट नहीं देंगे, इसकी सरकार गिरा देंगे, हमारे पास राइट है इसको हटाने की। ठीक है ना? तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो है वो डेमोक्रेसी में लोगों के पास ही रहता है। हाउ डज पीपल्स पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग स्ट्रेंथन पॉपुलर सॉवरेनिटी। जब ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वोट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में वोट करने के बाद क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में वोट करने से क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें लगने लगता है कि हाँ, जो लोगों के अंदर अल्टीमेट सोर्स पावर जो लोगों के पास है, उस पावर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये हमारे ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, हमें भी नीचे गिराएंगे। ठीक ना? इसीलिए जो पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, वो जो वोटिंग में, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो और स्ट्रेंथन होती है। ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट और क्लियर हो जाती है कि हाँ, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर पीपल के पास ही है। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए तुम हो सकते हो देश के प्रधानमंत्री, तुम हो सकते हो राज्य के मुख्यमंत्री, पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ऑलवेज रेस्ट विद द पीपल, विद द पब्लिक। अब रूल ऑफ लॉ देखिए, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब हमारा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, जैसे इंडिया हो, फ्रांस हो, कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, रूल ऑफ लॉ सब जगह काम आता है। क्यों? आप सोचिए, अब क्यों काम आता होगा? जब कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, मान लो कोई मोनार्की है, कोई राजा महाराजा है, राजा का जो मन होगा वो करेगा। लॉ बनाने की क्या जरूरत है? राजा का मन होगा तो वो एक देश का, मतलब राज्य का या साम्राज्य का कोई हिस्सा दूसरे राजा को दे देगा। उसका मन होगा तो किसी अपने निजी दोस्त को वो पूरा देश का एक पूरा हिस्सा दे देगा। राजा का मन होगा तो वो हिस्सा बेच ही देगा, कुछ और अच्छे से महल बनवा देगा। राजा का मन कुछ भी करेगा, गरीबों को मरवा के वहाँ महल बनवा देगा, गरीबों का घर टुटवा देगा। तो राजा का मन तो वो कुछ भी करेगा। और मान लीजिए डिक्टेटरशिप हो तो डिक्टेटर जो होना होगा वो करेगा। और कुछ मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको रहने दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में डेमोक्रेसी रहती है, डेमोक्रेसी से ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, डेमोक्रेसी है तब कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब एक चीज़ और समझिए, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है पर कॉन्स्टिट्यूशन है। पर जिन देशों में डेमोक्रेसी है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ डेमोक्रेसी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आप डेमोक्रेसी देखेंगे वहाँ वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जो हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ क्या है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, पर वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे देश, जैसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, उनके भी अपना एक संविधान होता है, एक संवैधानिक एक डॉक्यूमेंट होता है, लॉ बाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है, पर वो देश जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। वो देश थियोक्रेसी हो सकता है, ओके, वो रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड स्टेट हो सकता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो एक लॉ है और उस लॉ के नीचे सब समान है। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है, देखिए, आप देखिए क्यों क्वीन होती हैं, यूके की जो क्वीन है वो क्या है, यूके की क्वीन
सब उनको सबसे ऊपर ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि क्वीन जो है वो सबसे ऊंचे हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, सबको उनके नीचे झुकना चाहिए। देखिए उनके अवार्ड सेरेमनीज आप देखिए, उनके अवार्ड सेरेमनीज क्या होता है कि लोग झुकते हैं उनके सामने और उनको छूती हैं, एक स्टिक्स उनको छूती हैं, उससे उनको अवार्ड देती हैं, रॉयल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये क्या है, ये उनको ऊपर दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ होता है किसी डेमोक्रेसी में, क्या होता है, किसी डेमोक्रेसी में सब लोग समान होते हैं, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है। हर एक आदमी का वोट का एक ही महत्व होता है, एक वोट एक वैल्यू होती है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होती है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी है वो डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल खुद ही है। ओके, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी एक कोर प्रिंसिपल है, और इसीलिए रूल ऑफ लॉ मतलब कि कुछ लॉ है वो जो सबके लिए समान हो, तभी उसको, और वो जो लॉ है वो सबको पालन करने हो, जिसको हम लोग रूल ऑफ लॉ कहते हैं। एक ऐसा कानून, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा लॉ जिसको सब लोग, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको सब लोग पालन करते हो, और किसी के बीच में भी डिफरेंसेस ना हो, उससे वो लॉ सबके बीच में इक्वलिटी करता हो, किसी के बीच में डिफरेंसेस ना पैदा करता हो, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब द रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने, सब लॉ के बिफोर सब लोग क्या हो, इक्वल हो। लॉ के अगर जब रूल ऑफ लॉ होता है तो सबको वो इक्वली ट्रीट करता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं ट्रीट करता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और जब लॉ सबको इक्वल ट्रीट करता है तो लॉ की प्रोटेक्शन भी खुद ही हो जाती है। जो कि लॉ, जैसे मान लीजिए कोई लॉ है जो बहुत, जो सोसाइटी का एक तबका है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसके साथ वो अनफेयर है। जैसे मान लीजिए कोई लॉ या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा है, इसमें क्या है, जिसमें जो पुअर हैं, जो पुअर के घर हैं उनको तोड़ दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ पास कर दिया गया, अब घर, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो क्या वो लॉ उनके लिए है, फेयर है? नहीं, नहीं फेयर नहीं है। तो फिर अब वो जो लोग हैं वो उस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और उस लॉ को डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसको खत्म करने के बारे में बोलेंगे। लेकिन जब लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा तब कोई उस लॉ के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो जब ज़्यादा लोग बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, और बोलेंगे भी तो उनके आर्गुमेंट को काउंटर करा जा सकता है। इसलिए जो लॉ है, अगर जो रूल ऑफ लॉ होता है तो वो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो इंश्योर करता ही है, अपनी प्रोटेक्शन भी इंश्योर करता है। एंड एस्टेब्लिशेस दैट नो वन इज़ अबव द लॉ, और ये बोलता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई किसान हो हरियाणा का, और देश की राजधानी में बैठी राष्ट्रपति हूँ, दोनों को लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। कुछ प्रोविजन को छोड़ के लॉ सबको दोनों की इक्वली ट्रीट करेगा। ओके, Where laws are violated, disputes are resolved in a court of law through procedures established by law. जब लॉस को, जब किसी के लॉस, किसी के, जब मान लीजिए कोई लॉ है कि जो किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते आप, किसी को भी, जो कोई लोअर कास्ट से आता है उसको आप अनटचेबल नहीं सकते, लोअर अपर कास्ट किसी को भी आप अनटचेबल नहीं बोल सकते। अब किसी ने किसी को अनटचेबल बोल दिया, अब ये जो लॉ है इसका वायलेशन हुआ, तो इसी लॉ का जो वायलेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इस लॉ के वायलेशन को चैलेंज किया जा सकता है, और ये जो चैलेंज करने के बाद जो प्रोसीजर्स होंगे वो भी लॉ के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए होंगे। मतलब हर जगह लॉ का काम है, हर जगह कानून सब हो रहा है, कानून व्यवस्था है हर जगह, राज व्यवस्था है हर जगह, तो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हर चीज़ जो है वो लॉ अबाइडिंग हो, हर चीज़ लॉ से काम चलता हो हर चीज़ का, तो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। दिस प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट्स। अब देखिए रूल ऑफ लॉ होता है, सब इक्वली को ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए किसी के पास मान लीजिए पावर है, मान लीजिए प्रेसिडेंट, उसके पास पावर हो गई, तो अगर उसको हम अलग से कोई राइट दे देंगे, अलग से उसको हम कोई स्टेटस दे देंगे, तो क्या होगा, वो उस राइट्स का गलत इस्तेमाल करने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ऐसे वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब हम उसको ऐसा कह देंगे कि वो स्टेटस उसका हाई है, उसका स्टेटस नॉर्मल नहीं है, ऊँचा स्टेटस उसका, तो उस पावर का मिसयूज़ करने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं, द चांसेस बिकम मच हायर। ओके, तो इसीलिए जो रूल ऑफ लॉ है क्या करता है, ये पावर का मिसयूज़ जो है उसको प्रिवेंट करता है, और पीपल्स के जो राइट्स, जो लोगों के अधिकार होते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब पावर का मिसयूज़ नहीं होगा तो लोगों के अधिकार का भी हनन नहीं होगा। नो सिटीजन, क्योंकि जब पावर किसी के पास आ जाती है तभी वो अपने काम के लिए सब काम कर लेता है कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। जब वो अपने लिए सब काम करेगा तो दूसरों से वो चीज़ें छीनेगा, दूसरों के अधिकार, दूसरों के रिसोर्सेज वो छीनेगा। तो इसी से क्या होगा, इसी से लोगों के वायलेशन, राइट्स जो है उनका वायलेशन होगा। No citizen can be punished without due process and everyone is provided a fair opportunity to defend their rights against arbitrary action. मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आप सोचते होंगे कई बार ऐसे रेप विक्टिम्स होते हैं, रेप कन्विक्ट्स होते हैं, रेप विक्टिम्स नहीं, रेप कन्विक्ट्स, बहुत सारे ऐसे रेप कन्विक्ट्स होते हैं जिनको हम जेल में लोग एडमिट तो कर देते हैं, जेल में लोग इम्प्रिजन तो कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई होती है, लेकिन उनको आप बोलेंगे उनको जेल क्यों नहीं होती? जेल इसलिए नहीं होती क्योंकि वो
एक पूरा प्रोसीजर होता है। किसी भी आदमी को आप ऐसे जेल में नहीं बंद कर सकते हैं। जब रूल ऑफ लॉ होता है तो किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन जब तक वो कोर्ट में गिल्टी ना प्रूफ हुआ हो, जब तक कोर्ट में उसको दोषी करार ना दिया गया हो, तब तक आप उसको जेल में नहीं भर सकते हैं। ये रूल ऑफ लॉ ही कहता है। क्योंकि उसकी भी कुछ जब वो उसने अपराध जरूर किया है, लेकिन उसके बाद भी उसके कुछ राइट्स तो हैं, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सब उसके क्या है, सब उसके राइट्स हैं। तो इसलिए तब भी उसके राइट्स को तब तक चैलेंज नहीं करा सकता जब तक वो क्या हो, उसको कन्विक्ट ना प्रूव हो। जब एकदम कन्विक्टेड प्रूव हो जाएगा तभी उसको हम भेज सकते हैं। जब ओके, जब वो एकदम प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये गिल्टी है, जब गिल्टी प्रूव हो जाएगा तभी उसको हम भेज सकते हैं। ओके, जब तक वो कन्विक्टेड है उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। जब वो गिल्टी हो कि हाँ इसने ये करा है, तभी उसको हम जेल के अंदर भेज सकते हैं। और उसके बाद उसके पास बहुत कुछ फंडामेंटल राइट्स होती हैं जेल में जाने के बाद भी, गिल्टी प्रूफ होने के बाद भी। तो इसीलिए जब भी कोई सिटीजन कुछ पनिश होता है, तब भी उसको एक हम प्रोसेस से गुजारते हैं, और एक उस प्रोसेस में वो अपनी राइट्स को डिफेंड करने के पास, उसके लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है। इन दिस वे द रूल ऑफ लॉ प्रमोट जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। रूल ऑफ लॉ इस तरीके से क्या करता है, जस्टिस करता है। अब मान लीजिए कोई किसी इंसान पे गलत आरोप लगा दिया किसी ने, तो आप क्या होगा, रूल ऑफ लॉ करेगा, रूल ऑफ लॉ उसको एक प्रोसीजर देता है, उसको अपॉर्चुनिटी देखता है कि वो अपने राइट्स के लिए डिफेंड कर सकता है, अपने राइट्स के लिए वो आगे आ सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे अब अगर उसका कोई अन्याय हो सकता था, अब उसका वो अन्याय नहीं होगा, वो चाहे तो अपने आप को डिफेंड करके जीत सकता है केस। और क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि अब सब समान है, तो अब जो लोग गए हैं, पावर जिनको मिली है, तो उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन ने ही उनको चुना है। ओके, तो इसलिए उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और जब वो अकाउंटेबल होंगे तो सिर्फ ट्रस्ट बिल्डअप होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ओके, तो ये हमारा होगा रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ और पॉपुलर सॉवर्टी कैसे कनेक्टेड है ये आप बताइए। देखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर पीपल के पास है, और पीपल के पास जब पावर होती है तो सब इक्वल होते हैं, और जब इक्वल जो होंगे वो रूल ऑफ लॉ में भी सब इक्वल होते हैं। तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ और पॉपुलर सॉवर्टी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, बिना रूल ऑफ लॉ के पॉपुलर सॉवर्निटी नहीं आ सकती है, और बिना पॉपुलर सॉवर्निटी के रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। बहुत कनेक्टेड है दोनों। जब अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर पीपल के पास होगी, तभी जो लॉ होगा वो रूल ऑफ लॉ होगा, तभी जो लॉ होगा वो सबको इक्वली ट्रीट कर पाएगा और अपनी प्रोटेक्शन भी कर पाएगा। और जब लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, अपनी प्रोटेक्शन करेगा, तभी क्या होगा, तभी अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर पीपल के पास रह पाएगी। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो ये दोनों प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्या प्रिंसिपल है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स। ओके, थैंक यू।